हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज एलसीआर सीरीज सर्किट। आज हम एलसीआर सीरीज सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बनाते डायग्राम एल, इंडक्टर, दूसरा कैपेसिटर, देन रेजिस्टर। यहां पर एसी सप्लाई, ठीक, इंडक्टर एल, रेजिस्टर आर, कैपेसिटर सी। तो किसी स्टैंड के लिए मैं यहां से करंट को मान सकता हूं और इसके अक्रॉस जो अप्लाइड ईएमएफ किया गया है वो है E = E नॉट sin ओमेगा टी। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें करंट फ्लो हो रही है एट एनी इंस्टेंट, मान लेते हैं I नॉट, एट एनी इंस्टेंट I नॉट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैं इसको नीचे लिख लेता हूं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा VL, और VL किसके बराबर होगा I नॉट XL के, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर VL क्या है, तो आंसर है VL है मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस L। सिमिलरली इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है VC = I नॉट XC। इसके अक्रॉस इतना वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, इसको नीचे लिख लेते हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज है VR = I नॉट × R। ठीक है, इसके अक्रॉस इतना वोल्टेज है। तो VL जो आपने लिखा मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर L = I नॉट XL। सिमिलरली आपने लिखा VC = I नॉट XC और VR = I नॉट R। यही बात जैसे ये वाली लिखी VL मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द L, सिमिलरली VC मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस C, AR मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस R। टोटल वो जो वोल्टेज हमने लगाया है वो क्या है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं V = VL + VC + VR इज द टोटल वोल्टेज। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि इंडक्टर के अंदर करंट जो है वो लेग करती है π/2 डिग्री बाय E, यानी कि वोल्टेज से करंट जो है पीछे रहती है 90 डिग्री। तो मैंने इनका फेस बनाया, ये देखो इधर मैंने बनाया ये I नॉट करंट का रोटेशन मैंने दिखाया I नॉट, ये I नॉट। तो इंडक्टर के केस में क्या है, करंट क्या करती है, तो आंसर है करंट लेग करती है π/2 किससे, वोल्टेज से। तो वोल्टेज ऊपर चलेगा, वोल्टेज ऊपर चलेगा कितना, यानी कि ये वोल्टेज है हमारे पास VL। इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है π/2, या जिसको आप लिखते हैं 90 डिग्री। इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, जब कैपेसिटर के अक्रॉस हमारी बात हुई थी, तो कैपेसिटर के अक्रॉस हमारी बात हुई थी कि जो वोल्टेज है वो क्या करता है, आंसर है वो लेग करता है, करंट उसमें लीड करती है π/2 डिग्री। तो वोल्टेज इसमें पीछे बनेगा, ये है VC और ये है π/2 या 90 डिग्री। इसमें देखो करंट आगे है π/2 डिग्री, किससे, वोल्टेज से, दिस इज द VC। सिमिलरली इसमें क्या था, रजिस्टर के केस में देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन देम, तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में होते थे। ठीक है, मतलब तुम्हारा ये भी किधर रहेगा, आंसर है ये VR तुम्हारा इधर ही रहेगा।
वोल्टेज और करंट, यानी कि नो फेज डिफरेंस। इसमें फेज डिफरेंस कितना आया था 0, इसमें फेज डिफरेंस कितना है π/2, यहाँ फेज डिफरेंस यहाँ भी कितना है π/2, जो ये दिखा रखा है मैंने। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम। अब हमें क्या देखना है, इसका फेजर डायग्राम बनाना है। ठीक है, फेजर डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नोट कर लीजिए इसको, देन इसका फेजर डायग्राम हम बनाते हैं। ये है I0, ये कौन है I0। ठीक है, अब देखो वोल्टेज क्या कर रहा है इंडक्टर केस में, ऊपर की तरफ है, लीड कर रहा है ना, तो मैंने इसको ऊपर बनाया। ये हमारे पास है VL। ठीक, कैपेसिटर के ये रेजिस्टेंस के केसेस में है, तो ये सीधा इसी डायरेक्शन में, इसमें देखो कैपेसिटर में कैसा नीचे नीचे की तरफ, इसको मैंने बोला VC, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है VR। ठीक, इसमें एक फेस जो घूम रहा है वो फेस मैंने दिखाया यहां से ओमेगा डिग्री पर, ये हमारे पास है E0। ये क्या है E0, ये कितना फेस में मान लूं, इसको मैं मान सकता हूं 5। कितना फेस है ये 5 फेस डिग्री पर ये है। अब देखो मैंने बोला कंडीशन क्या है कि VL इज ग्रेटर देन VC। अगर VL इज ग्रेटर देन VC है तो जो डोमिनेंट फैक्टर है वो कौन है, इंडक्टर इज द डोमिनेंट फैक्टर, इंडक्टर इज द डोमिनेंट फैक्टर। तो क्या होगा कि मैंने इतना वेक्टर यहां से कट कर लिया, तो मुझे ये वाला वेक्टर मिल गया, ये वाला। तो ये वेक्टर मुझे कितना मिल गया, आंसर है VL माइनस VC। इसको मैंने यहां से इसके बराबर यहां से कट कर दिया, तो ये बचा हुआ वेक्टर होगा ये वाला, VL को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये VL माइनस VC, तो ये भी कितना होगा VL माइनस VC। ठीक है, तो ये मुझे मिला, तो VL इज ग्रेटर देन VC। इसी ट्रायंगल को अगर मैं यहां बना के दिखाऊं, यहां पर बनाते इसी ट्रायंगल को, ये कितना है 5, और ये कितना है यहां से यहां तक VR। ठीक है, और ये हमारे पास जो वेक्टर है कितना है E0, और ये हमारे पास है VL माइनस VC। अगर मैं इसमें I0 से डिवाइड कर दूं, I0 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तो मैंने इसमें I0 से डिवाइड कर दिया, I0 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा ये जो कंडीशन VL ग्रेटर देन VC मिली, तो मतलब बिहेव करने लगा इंडक्टिव सर्किट की तरह। किसकी तरह, इंडक्टिव सर्किट। अब देखो इसी चीज को मैंने और फर्दर आगे बढ़ाया, ये कितना डिग्री 90 डिग्री। E0 अपॉन I0 क्या है, तो हमें मिला, इसी ट्रायंगल को यहां पे देखिए एक बार और, ये अपना 5 है ना, V अपॉन I ये क्या होता है R, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं R, ये R है। ये कितना है VL अपॉन I0, मैंने पीछे लिखा था ना कि V0 इज इक्वल टू या VC या VL इज इक्वल टू I0 XL और XC, तो मैं इसको लिख सकता हूं VL अपॉन I0 मतलब XL माइनस XC, और यहां पर E0 अपॉन I0 ये क्या है हमारे पास Z, एक नया अपोजिशन, तो मैंने इसको लिखा, इसमें आप Z निकाल सकते हैं। ठीक है, तो Z कितना आ जाएगा हमारे पास यहां से, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये हमें मिला Z। ये Z है क्या, Z है इंपिडेंस, it is the total resistance of LCR सर्किट। ये पूरे LCR सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। द यूनिट ऑफ इंपिडेंस इज द यूनिट ऑफ Z
इज ओम। ओम ही होगी क्योंकि एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें मिला क्या मिला कि ये इसको मैंने बोला दिस ट्रायंगल इज नोन एज इंपेडेंस ट्रायंगल। इंपेडेंस ट्रायंगल, ये इंपेडेंस ट्रायंगल होता है। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज इंपेडेंस ट्रायंगल, तो दिस इज द इंपेडेंस ट्रायंगल। तो जेड को मैंने क्या लिखा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है जेड इज इक्वल टू, क्या लिखा था जेड को हमने, ई नोट अपॉन आई नोट, ई नोट अपॉन आई नोट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, दूसरा एक्सएल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल के, और एक्सी किसके बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी के। तो जेड का फॉर्मूला आया ई नोट अपॉन आई नोट अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को मैंने लिखा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जेड इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आई नोट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और एक्सएल किसके बराबर है, तो आंसर है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपको जेड मिलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये कब है, आंसर है इंपेडेंस तब है जब हमारा सर्किट कैसा था, आंसर है एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, यानी कि वीएल इज ग्रेटर देन वीसी। इसका तुमने नाम रखा था इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, दूसरा अगर ऐसा हो जाए कि एक्सी डोमिनेट करने लगे एक्सएल से, मतलब वीसी इज ग्रेटर देन वीसी, वीएल, वीसी इज ग्रेटर देन वीएल, तो ये हो जाएगा कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, मतलब ये डोमिनेट करने लगेगा। तो उस वाले केसेस में क्या इंपेडेंस हमारा आएगा, तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, यानी कि जेड इज इक्वल टू तुम लिखोगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी को कितना लिखोगे 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसको कितना लिखोगे एक्सएल को ओमेगा एल का होल स्क्वायर, तब ये काम करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इंपेडेंस ट्रायंगल निकल के आया जो अपने अभी बनाया था, ये कितना है 5, ये था जेड अपने पास, ये आर है, ये है एक्सएल माइनस एक्सी, इसको लिख सकते हैं आप ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, अगर मैं इसमें tan फाई लगाता हूं, tan फाई, तो tan फाई मेरे पास कितना आएगा, तो आंसर है एक्सएल माइनस एक्सी, जब डोमिनेट करेगा एक्सएल, है ना, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आंसर है tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये। और cos फाई कितना आ जाएगा यहां से, cos फाई पावर फैक्टर में जरूरत पड़ेगी, तो cos फाई कितना है यहां से हमारे पास, तो बेस कौन है ये, और ये कितना है z, तो cos फाई को लिखा गया r अपॉन अंडर रूट z कितना मेरे पास, तो आंसर है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये cos है। सेकंड, अगर इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए, तो ये किसी कंडीशन थी रेजोनेंस की, किसकी थी, रेजोनेंस कंडीशंस। तो अगर ऐसा होगा तो हमने यहां से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली थी, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एलसी, और इसी को हमने रखा था नेचुरल फ्रीक्वेंसी नाम, क्या नाम दिया था हमने इसको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो था हमारे पास ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी, ये है हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और इसी को ओमेगा नॉट इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो 2 पाई एफ नॉट, ये हो जाएगा एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एलसी। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। दूसरा, अब देखो tan फाई, अगर सर्किट में
ये डोमिनेट कर रहा है, जैसे कि एक्सएल की हमारी बात हुई, एक्सी की बात हुई है, ये सारी चीजें डोमिनेट कर रही हैं, तो उसके हिसाब से tan phi हमारा 0 भी हो सकता है। अगर एक्सएल ग्रेटर, अगर इफ एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए तो जरा फाई कितना आएगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, तो tan इनवर्स एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी के बराबर हो गया, तो 0/r, यानी कि फाई तुम्हारा कितना आ गया 0। अगर फेज डिफरेंस तुम्हारा 0 आ गया तो कौन सा सर्किट बचेगा, तो ये फेज डिफरेंस किसमें, यानी कि आर सर्किट में। आर सर्किट में फाई कितना होता है 0, ये क्या है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। तो इस कंडीशन में सिर्फ क्या बचता है, आर बचता है, तभी तो हमें रेजोनेंस कंडीशन मिलती है। तो इसको नोट करिएगा, फिर इसको मिटाएंगे, देन इससे कंटिन्यू करेंगे आगे केसेस। पहला हमने क्या देखा कि अगर एक्सएल बराबर हो जाए एक्सी के, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो हम ये लिख सकते हैं यहां से कि जो हमने tan phi निकाला है, tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ठीक है। अगर ये बराबर हो जाएगा तो तुम्हें यहां से फाई कितना मिलने वाला है 0। अगर फाई 0 मिलने वाला है तो ये किसकी तरह काम करने लगेगा, आर सर्किट की तरह, आर सर्किट, क्योंकि आर सर्किट के अंदर ही फेज डिफरेंस हमारा कितना होता था 0। नंबर 2, अगर ऐसा हो जाए कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो ये किसके तरह काम करने लगेगा, डोमिनेंट हो जाएगा, डोमिनेंट एज इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। तो जो तुम्हें फाई मिलने वाला है, तो फाई शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब तुम्हें पॉजिटिव मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, पॉजिटिव। फाई कैसा आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव आएगा। अगर ये फाई तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, है ना, फेज डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, दैट मींस कि वोल्टेज क्या करेगी, लीड करंट, वोल्टेज लीड करंट बाय π/2 डिग्री, उससे लीड करने लगेगी। तीसरी कंडीशन क्या हमारे पास, कि अगर XC इज ग्रेटर देन XL हो जाए, तो इसमें क्या होगा, कौन डोमिनेट करने लगेगा, तो डोमिनेंट कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट डोमिनेट करेगा। मतलब क्या है कि जो तुम्हारा फाई आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव। फाई कैसा आएगा, निगेटिव। अगर ये निगेटिव आएगा तो क्या होगा, वोल्टेज लैग, वोल्टेज क्या करती है उसमें, लैग किससे, करंट से। कितना डिग्री, π/2, यानी कि 90 डिग्री इससे लैग करती है वोल्टेज। तो ये सिचुएशन हमने देखी सारी यहां पर। अब हम इनके बीच में एक वेरिएशन देखेंगे, द वेरिएशन बिटवीन जेड एंड फ्रीक्वेंसी, है ना, द वेरिएशन इन इंपेडेंस जेड एंड ओमेगा, या आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते। ग्राफ बनाते हैं, इस तरीके से ग्राफ आएगा। इधर बोल लिया हमने जेड और इधर ओमेगा और एफ। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये ओमेगा नॉट होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इस पर जेड कैसा मिलेगा आपको, मिनिमम, जेड मिनिमम मिलेगा। और एक कंडीशन किस पे होगी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी पर, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी पर, यहां से आपको ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC मिलेगा। और दूसरा ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपनी ये जो मिल रही है, इस पर जेड क्या किसके बराबर आ जाएगा, आर के, जेड आर के बराबर हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो करंट फ्लो होगी वो कितनी हो जाएगी, ई नॉट अपॉन जेड था ना इंपेडेंस के लिए, तो हमारे पास हो जाएगी ई नॉट अपॉन आर, क्या बच जाएगा, आर। ये क्या हमारे पास, मैक्सिमम करंट। नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के बारे में। यही से रेजोनेंस का फिनोमेना डेवलप हुआ है। तो नेक्स्ट सर्किट वी विल डिस्कस अबाउट द रेजोनेंस। ओके, थैंक यू।